नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे ETC एजुकेशनल ग्रुप में। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, अब तक मेरे 7 लेक्चर हो चुके हैं और ये मेरा इंडियन पॉलिटी पर 8वां लेक्चर है। जस्ट पिछला लेक्चर जो था वो भारतीय संविधान के गठन से संबंधित था, जिससे रिलेटेड मैंने आपको लगभग सभी बातें बता दी हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। आज हमारा जो टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी से ही रिलेटेड होगा, थोड़ा सा आगे चलकर होगा, लेकिन टॉपिक हमारा जो है आज का, आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है मैंने, देशी रियासतों का विलय एवं राज्यों का गठन। देशी रियासतों का मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनका भारत में विलय कैसे हुआ, मर्जर कैसे हुआ। पिछले लेक्चर में जाते जाते मैंने आपको बताया था आज के टॉपिक के बारे में, और कुछ शॉर्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। आज हम इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। हमारे भारत में आज़ादी के पहले प्रांत, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें हुआ करती थी। ब्रिटिश प्रांत का मतलब जहाँ पर जिस एरिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रत्यक्ष रूप से शासन होता था, अर्थात जहाँ पर कानून भी वही बनाते और लागू भी वही करते, उनको हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे। यही तकरीबन 9-10 प्रांत थे। और देशी रियासतों का मतलब होता है जहाँ राजा के नियंत्रण में शासन होता था। रूल्स एंड रेगुलेशन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही होते थे, लेकिन उसका जो रेगुलेशन होता था, उसका जो पालन होता था, वो राजा के अंतर्गत होता था। ऐसे क्षेत्र को देशी रियासतें कहा जाता था। तो आज़ादी के समय लगभग 600 देशी रियासतें थी, अप्रॉक्स 600 के आसपास देशी रियासतें थी। और आज़ादी के पहले ही रियासतों के एकीकरण का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि अगर एक देश बनाना है तो ये देशी रियासतें जो है समाप्त करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि रियासतें कोई छोटी थी, कोई बड़ी थी, तो कोई बहुत छोटी थी। अब अगर किसी देश के बीच में छोटी सी रियासत है और वो रियासत एक देश के रूप में काम करेगी, तो प्रशासन के कार्यों में उसको भी समस्या आ सकती है और हमें तो आएगी ही आएगी, है ना। तो इसके चलते ब्रिटिश सरकार भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं देशी रियासतें जो है ये समाप्त हो जाएं। मतलब ये नहीं है कि वो फिनिश हो जाए, मतलब ये है कि वो देशी रियासतें भारत में शामिल हो जाएं या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, मतलब एक बड़े से देश के रूप में वो अपना नेतृत्व संभाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें मैंने आपको शॉर्ट में लिखी हैं, इसको मैं पूरी तरह से डिस्क्राइब करूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे भारत में लगभग 600 के आसपास देशी रियासतें थी और आज़ादी के पहले ही रियासतों के एकीकरण का काम चालू हो गया था। और रियासतों के एकीकरण के लिए माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय वायसराय थे, 27 जून 1947 को राज्य विभाग का गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया। राज्य विभाग पहले से था, लेकिन अब यहाँ पर इसका पुनर्गठन किया गया, रीस्टैब्लिशमेंट किया गया, क्योंकि हम यहाँ पर एक देश आज़ाद हो रहा था और उसको नए तरीके से उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना था। तो इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन विभाग बनाया गया। और ये विभाग जो है, इसके जो प्रमुख व्यक्ति बनाए गए, हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट, वो बनाए गए सरदार पटेल। पटेल साहब हमारे गृह मंत्री भी थे और इन्हें राज्य विभाग का मुखिया भी बनाया गया। रियासत मंत्रालय कह सकते हैं, रियासत विभाग कह सकते हैं, इसका हेड पटेल साहब को बनाया गया। और पटेल साहब ने अपना काम आसानी से करने के लिए या काम में कुछ अपना सहयोग पाने के लिए
अपने एक खास इंटेलिजेंट आदमी को चुना जिनका नाम था बीपी मेनन। बीपी मेनन रियासत विभाग के सचिव बनाए गए। बीपी मेनन ये सिविल सर्वेंट भी थे, ये इसके सेक्रेटरी सचिव बनाए गए। दोस्तों, जैसे इटली का एकीकरण हुआ मैजनी के द्वारा, जर्मनी का एकीकरण हुआ बिस्मार्क के द्वारा, वैसे हम कह सकते हैं कि भारत के एकीकरण में जो एक अहम भूमिका थी वो सरदार पटेल की बहुत थी। भारत के एकीकरण के लिए आप सरदार पटेल को बहुत ही प्रमुख रूप से कह सकते हैं। तो सरदार पटेल को जब राज्य विभाग का पुनर्गठन किया गया और सरदार पटेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो सरदार पटेल साहब ने जस्ट कुछ दिनों बाद 5 जुलाई 1947 को इन्होंने भारतीय क्षेत्र में आने वाली सभी रियासतों को एक पत्र लिखा और पत्र में यही था कि हम चाहते हैं कि आप सभी रियासतें भारत हिंदुस्तान के अंतर्गत अपने आप को शामिल कर लें, जिससे हमारे और आपके प्रशासन कार्यों में कोई असुविधा ना हो और इससे एक वृहद बढ़िया देश बनने की कंडीशन सामने आ सकती है। सरदार पटेल पहले प्यार से बात करते थे और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति छू जहाँ करता तो फिर अपना रास्ता भी बदलना अच्छी तरह से जानते थे। वो फिर बाद के मैटर पर नहीं इशू कर सोचते थे कि यार वो बाद में वो यूएन चला जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाएगा। वो ये केवल चाहते थे कि अभी काम निपटा, बाद का बाद देखा जाएगा, है ना। तो उस समय सिचुएशन ऐसी ही थी। सरदार पटेल ही मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, इतनी बेहतर तरीके से जो सॉर्ट आउट किया गया। तो यहाँ पर जो लगभग पटेल जी ने जब पत्र लिखा सभी रियासतों को, तो यहाँ पर माउंटबेटन साहब ने भी सभी रियासतों को यही रियायत दी कि आप लोग जो है किसी एक देश के साथ जुड़ जाइए, अन्यथा जो ये देसी रियासतें हैं आप लोग एक बिना पतवार के नाव जैसी आपकी कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि अब यहाँ पर जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी और आप अकेले कुछ कर सकते नहीं हैं। तो आप जो है बेहतरी यही होगी कि आप हिंदुस्तान का साथ ना छोड़ें, हिंदुस्तान के साथ मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुस्तान के साथ मिल जाए, मतलब अगर हिंदुस्तान के क्षेत्र में आने वाली रियासतें हैं तो वो हिंदुस्तान में मिल जाए, और पाकिस्तान वाली तो ऑलमोस्ट मिल ही चुकी थी, ठीक है। वैसे भी उस क्षेत्र में ज़्यादा रियासतें थी नहीं। तो 565 देसी रियासतों में से 600 देसी रियासतें जो थी, इनमें से कुछ आपकी पाकिस्तान में चली गई और 565 देसी रियासतें ये भारतीय क्षेत्र में जो आ रही थी, इनमें से 562 देसी रियासतें ये आपकी किस में शामिल हो गई? ये भारत में शामिल हो गई। इसके पीछे एक और बात है। आज़ादी के लिए भारत स्वाधीनता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था और इसी एक्ट के तहत पाकिस्तान का गठन हुआ था 14 अगस्त 1947 को और भारत आज़ाद हुआ था जस्ट 15 अगस्त 1947 को। और यहाँ पर देसी रियासतों का ये जो मैटर था, जल्दी से इनको भी शॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर देसी रियासतें एक राज्य के रूप में कन्वर्ट नहीं होंगी या देसी रियासतों का जब तक ये मुद्दा नहीं जाएगा तब तक भारत का संविधान बनाने में भी बहुत मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि भारत को एक राज्य के संघ के रूप में परिवर्तित करना था। और इतने बड़े विशाल भारत के बीच में छोटी छोटी देसी रियासतें बहुत सारी जो थी, अगर एक छोटे छोटे देश के रूप में बनकर रहेंगी तो बहुत ही दिक्कत आने वाली थी। इसलिए यहाँ पर लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का एक प्रपोजल रखा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जैसे पाकिस्तान और भारत को हम अधिकार दे रहे हैं, वैसे देसी रियासतों को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए विकल्प चूज करने का। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। पहला विकल्प था कि देसी रियासतें चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं। दूसरा, वो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती हैं और अगर चाहें तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं, देश के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर सकती हैं। तो
मैंने कहा कि 5 जुलाई को पहले ही पटेल साहब पत्र लिख चुके थे और माउंटबेटन भी समझा चुके थे। इसके चलते तकरीबन 562 देसी रियासतें ये किसमें भारत में शामिल हो चुकी थी। 3 देसी रियासतें जो थी पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी, है ना। फिलहाल हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं। तो 3 देसी रियासतें जो बची शेष, ये 3 शेष देसी रियासतें इन्होंने स्वतंत्र रहने का निर्णय तो लिया, लेकिन इनके निर्णय को हमने टिकने नहीं दिया, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र हो जाते तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द हो सकते थे। इसलिए पटेल साहब बोले कि ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। चलिए कैसे इनका मिलाप हुआ देखते हैं। ये 3 देसी रियासतें थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ये डेट मैंने लिखी है अभी आपको शॉर्ट में बताने के लिए। जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ। जूनागढ़ 7 नवंबर 1947 को हमारे कब्जे में आ गया और हैदराबाद 18 सितंबर 1948 को हमारे नियंत्रण में आ गया। कैसे आया ये देखते हैं। कहानी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, बहुत दिक्कतें आई हैं इनको मिलाने में। तो आइए देखते हैं कि इनका मिलाप जो है भारत के साथ हुआ तो हुआ कैसे। आप चाहें तो इसको शॉर्ट क्लिप भी कर सकते हैं। साफ कर रहा हूं मैं। सबसे पहले बारी आती है, हम जूनागढ़ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम जूनागढ़ से स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दी आपको, मौखिक बता देता हूँ। जूनागढ़ जो था वो हिंदू बहुल प्रांत था, हिंदू बहुल एरिया था। वहाँ पर 80-90% जो लोग थे जनरली हिंदू थे और एरिया भी हिंदुस्तान से ही अटैच था, गुजरात वाला एरिया है ये। और यहाँ का जो राजा था ये राजा मुस्लिम था, और प्रजा हिंदू थी। जम्मू कश्मीर में उल्टी स्थिति थी। जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम थी और राजा वहाँ का हिंदू था। राजा थे हरि सिंह, हिंदू। हैदराबाद की कहानी भी यहाँ कुछ उल्टी थी। हैदराबाद में भी मैक्सिमम लोग जो थे वो हिंदू ही थी। अब हिंदू थे लेकिन वहाँ के राजा कौन? वहाँ के राजा निज़ाम मतलब मुस्लिम थे। तो अब यहाँ पर जूनागढ़ का राजा मुस्लिम, वो भारत में आना नहीं चाहता था। प्रजा थी हिंदू। तो राजा ने सोचा कि अगर मैं डायरेक्टली अगर पाकिस्तान में हिंदुस्तान में तो वही मिलना नहीं चाहेगा वो, और वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था लेकिन डायरेक्टली मिल नहीं सकता था क्योंकि उसे विद्रोह का थोड़ा सा डर था। अंदर उसके दिमाग में चल रहा था खुरापात कि मैं जल्दी से जो है मिलूंगा ज़रूर। फिलहाल वहाँ पर अभी नहीं मिला, इसलिए उसने इंडिपेंडेंट रहने का निर्णय लिया। पाकिस्तान में मिलना चाहता है लेकिन मिल सकता नहीं है, भारत में मिलना चाहता नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजा सेम कंडीशन, वो हिंदुस्तान से मिलना तो चाहते थे कहीं ना कहीं, लेकिन समस्या थी मुस्लिम प्रांत, मुस्लिम पॉपुलेशन, और इसलिए वो ये भी चाहते थे कि मुझे जो है एक्सट्रीम मतलब वो एक जनरली अलग देश ही बनाना चाहते थे। वो अपनी शासन शक्तियाँ सब अपने हाथ में अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे, तो इसलिए वो स्वतंत्र रहे। हैदराबाद की भी कहानी, निज़ाम मुस्लिम था, वो पाकिस्तान में मिलना भी चाहता लेकिन वहाँ की प्रजा जो थी वो प्रजा थी जनरली मैक्सिमम हिंदू। और दूसरी बात, इतना बड़ा भारत और बीच में छोटा सा हैदराबाद, तो अब यहाँ पर ये हैदराबाद अगर पाकिस्तान से शामिल हो जाएगा तो यहाँ पर चारों तरफ 8 दिशाओं में यहाँ पर कौन? हिंदुस्तान की सीमा कैसे सर्वाइव कर पाएगा? ऐसी कुछ समस्याएं थी यहाँ पर, इसलिए इन लोगों ने अभी यहाँ पर स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। देखते हैं हम पहले जूनागढ़ से मिले कैसे। जूनागढ़ की कहानी कैसे स्टार्ट हुई? आज़ादी के बाद ये जो जूनागढ़ था आपका, जूनागढ़ के जो नवाब थे महाबत खान, नवाब महाबत खान, एक और पद था यहाँ पर दीवान, दीवान थे शहनवाज भुट्टो, शहनवाज भुट्टो। नवाब साहब आज़ादी के बाद भारत के पाकिस्तान के पक्ष में आने लगे और पाकिस्तान के पक्ष में आने के साथ उन्होंने
पाकिस्तान से विलय का भी निर्णय ले लिया। और इसी कड़ी में, जबकि सरदार पटेल ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, वो प्रयास में लगे थे कि सारी देशी रियासतें भारत में ही मिले, तो जिन्ना और नवाब की जो है अंदर ही अंदर मीटिंग चल रही थी। और इस मीटिंग के दौरान नवाब साहब ने पाकिस्तान से विलय पत्र ले लिया, विलय साइन कर लिया। तो ये डेट है इसकी आपकी 15 सितंबर 1947। 15 सितंबर 1947 को नवाब ने पाकिस्तान के साथ विलय कर लिया। अब ये विलय हुआ तो सरदार पटेल खिसिया गए, नाराज हो गए, भड़क गए, और ये विलय पत्र जो साइन हुआ इसको सरदार पटेल मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। और दूसरी बात, चूंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम पॉपुलेशन हिंदू थी, इसलिए इसने भी विद्रोह करना चालू कर दिया। और इसके बाद जैसे इसने विद्रोह चालू किया और सरदार पटेल का मूड बना कि मैं तो अब नवाब को नहीं छोड़ूंगा, मुझे जूनागढ़ चाहिए। जबकि नेहरू जी भी मना कर रहे थे कि नेहरू जी भी थोड़ा सा ऐसे अभी हमें हिंसात्मक माहौल नहीं बनाना है, क्योंकि अभी अभी हम आज़ाद में हैं, है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय छवि नहीं खराब होनी चाहिए। सरदार पटेल बोले कि यार छवि भी बात देखी जाएगी, पहले जो है ये जो तो पॉपुलेशन अपनी हिंदू है, ऊपर से एरिया भी अपना है, तो ये सब बात की बात है, छवि भी बात देखी जाएगी। तो इसके चलते सरदार पटेल ने यहाँ पर जूनागढ़ पर हस्तक्षेप करने का निर्णय बना लिया। और इस हस्तक्षेप के चलते यहाँ पर जो बारी आती है, पटेल जी जब नाराज हो गए तो सरदार पटेल ने जूनागढ़ के 2 क्षेत्रों पर अपनी आर्मी भेज दी। और ये 2 क्षेत्र जो थे, जूनागढ़ के 2 बड़े प्रांत, जूनागढ़ के 2 प्रांत जो थे, जिनका नाम था, एक का नाम था मांगरोल और दूसरे का नाम था बरियावाड़। इन दोनों प्रांतों पर ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में इन्होंने आक्रमण करवा दिया, अपनी आर्मी को भेज दी। और जब ऐसी परिस्थितियां आई लड़ाई वाली, लड़ाई झगड़े वाली, तो यहाँ के जो ये दोनों एरिया किसके, इस पर भारत ने अपना कब्जा कर लिया। और ऐसे ही जब युद्ध जैसी कुछ परिस्थितियां बनने लगी तो नवाब साहब भाग के निकल गए कराची। नवाब साहब कहाँ हो गए? कराची। और अब यहाँ पर जो बागडोर आ गई जूनागढ़ की, वो शहनवाज भुट्टो जो दीवान थे, इनके नियंत्रण में आ गए। और इसके चलते जब भारत का पलड़ा भारी होता रहा तो शहनवाज भुट्टो समझ गए कि अब जो है चीज़ें हमारे हाथ में है नहीं। और उनको समझाया भी गया कि भाई जूनागढ़ का पाकिस्तान में मिलना जो है तर्कसंगत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात भौगोलिक रूप से ही भारत से जुड़ा है, दूसरी बात यहाँ की प्रजा भी क्या है, मैक्सिमम प्रजा हिंदू है। इसको अगर आप पाकिस्तान में मिलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जब पलड़ा जो है भारत का भारी होता चला आया तो शहनवाज भुट्टो ने जो है निर्णय मन बना लिया कि चलो अब जो है जूनागढ़ को भारत में शामिल कर ही दिया जाए। तो आगे चल करके ये युद्ध जैसी परिस्थितियां बन ही रही थी और बन ही चुकी थी, ठीक है। शहनवाज भुट्टो वाली जो बात है वो तो बात की बात है। गुरदयाल सिंह के नेतृत्व में अभियान किया गया, मांगरोल और बावरिया जैसे 2 बड़े प्रांत भारत के कब्जे में आ गए। और इस प्रकार से भारत ने 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, है ना। बलपूर्वक कब्जा किया एक प्रकार से, क्योंकि नवाब तो भाग गया, नवाब नहीं तो क्षेत्र खाली है, क्षेत्र का कोई ना कोई नियंत्रक तो होगा। यहाँ पर नियंत्रक होना गया इंडिया। तो जब भारत ने कब्जा कर लिया तो माउंटबेटन इससे नाराज हो गए कि भाई आपने ऐसे कैसे कब्जा कर लिया है, सेना भेजना, कहीं सेना भेज देंगे। तो सरदार पटेल ने बोला, समझाया कि देख रहे हैं आप, हमारी प्रजा परेशान थी, वो अंदर ही अंदर जो है पाकिस्तान में विलय हो रहा था और प्रजा विद्रोह कर रही थी, आप ये नहीं देख रहे हैं। तो सरदार पटेल, नेहरू जी ने समझाया प्रहलाद पटेल साहब को कि
आराम से, है ना, गर्म मत होइए, गर्म होने से कोई काम नहीं बनेगा। तो पटेल साहब चलो ठीक है, आराम से ही ठंडे दिमाग से सोचते हैं क्या किया जाए। तो पटेल साहब ने माउंटबेटन साहब को समझाने के लिए प्लेबिसाइड जनमत संग्रह कराने का निर्णय ले लिया, कुछ करने के लिए। चलो आपकी बात है अगर कि हमने गलत किया तो चलो जनमत संग्रह करा लेते हैं, फैसला जो है पब्लिक पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जनमत संग्रह कराया गया और कब इसकी 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया। और इस जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय, क्योंकि 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन भारतीय थी और वो भारतीय कहाँ, भारत में ही जाना चाहेगी। तो इस प्रकार से जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय पूर्ण हुआ। तो ये जूनागढ़ की कहानी थी। लेकिन अब इससे पहले एक और कहानी हो चुकी थी, क्योंकि ये कहानी जूनागढ़ की पहले स्टार्ट हुई थी, इसलिए हमने इसको पहले बता दिया। जूनागढ़ के पहले कहानी जो स्टार्ट हुई थी वो जम्मू कश्मीर के स्टार्ट हुई थी। जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ था वो 26 अक्टूबर को ही हो गया था, लेकिन चूंकि कहानी इसकी पहले स्टार्ट हुई और बाद में इसकी खत्म हुई, और जो जम्मू कश्मीर की कहानी थोड़ा लेट स्टार्ट हुई लेकिन जल्दी खत्म हो गई, लेकिन इंटरेस्टिंग बड़ी है जम्मू कश्मीर की कहानी। तो अब जम्मू कश्मीर के बारे में बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर का विलय एक्चुअल में हुआ तो कैसे हुआ। इसको आप चाहे तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। याद रखिएगा, जनमत संग्रह के द्वारा कब्जा यहाँ हो गया था 7 नवंबर को और जनमत संग्रह यहाँ पर हुआ। अच्छा, बीपी मेनन भी जो है बहुत कूटनीतिज्ञ और चतुर आदमी थे, ठीक है, सिविल सर्वेंट थे। मुझे लगता है कि अगर बीपी मेनन और पटेल साहब दोनों ना होते तो इतनी आसानी से जो है ये विलय होना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि नेहरू जी जो थे बहुत उदारवादी प्रवृत्ति के आदमी थे, है ना, वो थोड़ा सा इस हिंसात्मक गतिविधियों में उलझना नहीं चाहते थे, सब हर काम को शालीनतापूर्वक करना चाहते थे। लेकिन योगदान जो है तीनों का ही है, लेकिन यहाँ पर एकीकरण में जो है पटेल जी का खासा योगदान है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह हिंदू। राजा हरि सिंह और इनके ब्रिगेडियर थे, सेना प्रमुख कह सकते हैं आप, ब्रिगेडियर सेना प्रमुख, जिनका नाम था राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह की बहुत भूमिका रही जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से बचाने में, नहीं तो विलय पत्र होने से पहले ही जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला जाता। अब यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है 1946 से। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के ही थे, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपना पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया था। इन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब जम्मू कश्मीर गए तो नौकरी की तलाश में वहाँ भटकते रहे और इनको नौकरी नहीं मिली इतने योग्य होने के बावजूद। क्यों नहीं मिली? भले ही वो मुस्लिम बहुल एरिया था, लेकिन नियंत्रण वहाँ जो था वो हिंदुओं का, हिंदू शासन था। इसके चलते वहाँ पर हिंदुओं को ज़्यादा उस समय प्रमुखता दी जाती थी और इसके चलते शेख अब्दुल्ला नाराज़ हो गए। ये कैसी निरंकुशता है, तानाशाही है। हाँ, ये जरूर है, शेख अब्दुल्ला चाहिए थी कि वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे, वो मुस्लिम लीग के फेवर में नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो सांप्रदायिकता का माहौल फैलाती थी, है ना। और शेख अब्दुल्ला जो थे ये समाजवादी प्रवृत्ति के थे। इनका ये कहना था कि राजशाही, तानाशाही, सांप्रदायिकता ये सब बेकार की चीज़ें हैं। एक प्रकार से जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो विचारधाराएँ थी वो एक सी थी और दोनों मित्र भी थे एक दूसरे के। शेख अब्दुल्ला इन सब बातों से नाराज हो गए जब उनको नौकरी नहीं मिली। तब उन्होंने मन बनाया कि राजशाही को खत्म करना है और राजशाही को खत्म करने के लिए शेख अब्दुल्ला साहब ने वहाँ पर फिर राजशाही खत्म करने का आंदोलन भी चलाया। राजा को हटाओ, है ना, एक व्यवस्था शासन नई गवर्नमेंट लेके आओ, सरकार लेके आओ, ऐसे जो है कई प्रयास उन्होंने चालू किए। काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे वो वहाँ पर। और इसके चलते जब ये आंदोलन वगैरह वो करने लगे तो 1946 में शेख अब्दुल्ला साहब को राजा ने गिरफ्तार करवा दिया, अंदर करवा दिया। और इस गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर जब
स्वतंत्र हो चुका और शेख अब्दुल्ला साहब भी जब अंदर हो चुके थे, इसी बीच 15 अगस्त को देश भी आज़ाद हो गया। अब आज़ादी के बाद पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरह से चाहता था कि जम्मू कश्मीर हमें चाहिए, और पाकिस्तान ने जो है जूनागढ़ के साथ अपने तालमेल बनाने का भी निर्णय इसलिए लिया था उस टाइम पर जब जूनागढ़ का विलय नहीं हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि मैं अगर जूनागढ़ में उंगली करूँगा तो जूनागढ़ में उंगली करने से भारत जरूर उंगली करेगा और भारत जूनागढ़ की मांग करेगा। जब भारत जूनागढ़ की मांग करेगा तो मैं जम्मू कश्मीर की डिमांड मांग करूँगा। इसलिए यहाँ पर जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का जो रिलेशन थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की कमजोरी है, बेवकूफ़ी है गलती करने की, गलती करता रहता है। वहाँ पर भी उसने गलती की। गलती क्या की उसने? गलती ये की उसने बिना सोचे समझे जम्मू कश्मीर पर राजा पर आक्रमण करवा दिया। बात है आपकी अक्टूबर 1947 की, 20 अक्टूबर 1947 की। 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने एक अकबर खान का नाम का व्यक्ति था, अकबर खान, इसके अंडर में, इसके नियंत्रण में पाकिस्तान ने वजीरिस्तान, एक जगह है वजीरिस्तान, ये जो वजीरिस्तान है ये ट्राइबल मुस्लिम एरिया है, ट्राइबल मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। तो ये ट्राइबल्स मुस्लिम्स की इसने जो है अकबर खान ने एक फौज तैयार की, एक आर्मी तैयार की और इसको तैयार किया कि राजा पर आक्रमण करना है, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली जो है आक्रमण कर नहीं सकता था, इंटरनेशनल मैटर हो जाता। इसलिए पाकिस्तान ने इस फौज को तैयार किया और पाकिस्तान की इस फौज की सहायता करने के लिए पाकिस्तान आर्मी सामने आई। तो ये फौज और पाकिस्तान की आर्मी, जिसे हम कहते हैं आक्रमण किसने किया, तो इसको हम कहते हैं कबायली सेना, कबायली, सब कबायली थे। तो 20 अक्टूबर को इसने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करते ही राजा परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि राजा तो था लेकिन राजा के पास इतनी सेना नहीं थी, क्योंकि अभी तो पूरी की पूरी फौजें लेके आ गए, पूरी की पूरी एरिया की जितनी पॉपुलेशन थी मुस्लिम हिंसावादी सबको उठा के लेके आ गए, ऊपर से पाकिस्तान की आर्मी भी इन्वॉल्व है इसमें। तो अब यहाँ पर राजा परेशान हो गए और ये फौज जब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया गया ये आर्मी जो थी, ये आर्मी मुजफ्फराबाद तक पहुँच गई। ठीक है, आक्रमण किया 23 अक्टूबर को ये फौज मुजफ्फराबाद पहुँच गई। मुजफ्फराबाद से आगे बढ़ते हुए ये फौज जीतती रही और राजा की सेना जो है पराजित होती रही। मुजफ्फराबाद से ये पुरी तक पहुंच गई। अब बारी थी कहाँ? अब बारी पहुंचनी थी श्रीनगर की। श्रीनगर समय है आपका 25 अक्टूबर की बात है, ये 25 अक्टूबर तक ये पूरी श्रीनगर की कहानी तक इसका जो है इसकी एंट्री हो चुकी थी। अब राजा को समझ में आया कि मुझे लगता है मुझे इस परिस्थिति से बचाया सकता है कोई, तो वो भारत ही है जो बचा सकता है। राजा ने भारत सरकार से गुहार लगाई और बीपी मेनन जस्ट पहुंच गए श्रीनगर। बीपी मेनन जब श्रीनगर पहुंचे तो राजा से बातचीत हुई कि बीपी मेनन ने समझाया कि हम आपकी मदद ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल मैटर हो जाएगा, कि भारत जो है दो देशों के बीच में या दो क्षेत्रों के बीच में भारत अगर ऐसे ही आक्रमण करेगा तो ये बहुत इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा। इसलिए रास्ता ये है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाए। अगर विलय हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो जाएगा और फिर आपकी सहायता भारत सरकार कर सकती है। तो ये राजा हरि सिंह तैयार हो गए। चलिए ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं आपके प्रस्ताव पर हम, लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। तो अभी भी मैंने साहब कहा तो शर्तें देख ली जाएगी आपकी। इसके चलते बीपी मेनन वापस दिल्ली आए, विलय पत्र बनवाया गया और विलय पत्र लेकर के वापस ये जम्मू कश्मीर आए वापस, और उस पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए 26 अक्टूबर 1947। मैंने कहा ना ये जूनागढ़ की कहानी से पहले ही हुआ। अब इंतजार था 26 अक्टूबर के बाद 27 अक्टूबर का। यहाँ
श्रीनगर तक ये फौज जो है इंटर कर चुकी है। अब अगर 27 अक्टूबर को 26 अक्टूबर की रात हो चुकी है और राजा हरि सिंह ने अपने खास आदमी को कहा था कि अगर 27 अक्टूबर को सुबह भारत के प्लेन तुम्हें ना दिखाई तो मुझे गोली मार देना, ये रियल फैक्ट है। क्योंकि अगर 27 अक्टूबर को भारत नहीं पहुंचती, वहाँ पर भारतीय सेना नहीं पहुंचती, जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान के पास चला ही गया था। इसके चलते 27 अक्टूबर को भारतीय फौज की एंट्री हुई और सबको मार मार के भगाया गया। और यहाँ पर 26 अक्टूबर को ये विलय पत्र हुआ, विलय पत्र, और इस विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर भारत का अंग बन गया। अब इस अंग बनने के बाद भी बहुत लंबी कहानियाँ हुई यहाँ। अंग तो बन गया, लेकिन अब किस किस प्रकार से भारत सरकार का जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण होगा, आगे क्या कार्रवाई हुई, इसकी पूरी कहानी भी पेंडिंग है। और इसके साथ साथ एक और रियासत है, वो है जम्मू कश्मीर के बाद हैदराबाद, तीसरी रियासत। तो हैदराबाद का विलय भारत में कैसा होगा, ये पूरी कहानी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो फिलहाल अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगले लेक्चर को जरूर देखिए क्योंकि अभी ये कहानी अभी और इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं अगले लेक्चर की तरफ जस्ट नेक्स्ट डे। थैंक यू।